किताब आवाज़। आइए आज एक और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी सुनते हैं। लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन, इंसानी फितरत के कवानीन। ये बुक समरी 2 हिस्सों में होगी। आप पार्ट नंबर 1 सुन रहे हैं। पार्ट नंबर 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। टोटल 18 कवानीन हैं इस किताब में। 9 कवानीन पार्ट 1 में आप सुनेंगे और 9 ही कवानीन आप पार्ट 2 में सुनेंगे। ह्यूमन नेचर है कि इंसान जैसा खुद होता है वो अक्सर यही सोच रहा होता है कि बाकी लोग भी वैसे ही हैं। यानी एक इंसान किसी चीज़ पर जैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है वो वैसी ही एक्सपेक्टेशंस दूसरों से भी रखता है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि हर बंदा एक डिफरेंट नेचर रखता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस एक्सपोजर से आया हुआ होता है, इसलिए उसके रिस्पॉन्सेस या उसके रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। यानी अगर एक ईमानदार शख्स है तो वो हमेशा समझेगा कि बाकी सब भी ईमानदार ही हैं, और इसी धोखे में वो कई दफ़ा नुकसान उठाता है। और अगर एक शख्स बहुत चालाक होशियार है या बेईमानी की तरफ उसकी रग़बत है तो वो दूसरे लोगों को भी इसी निगाह से देखता है। ये 2 तरह की एक्सट्रीम्स इंसानी ज़िंदगी के लिए और मुआशरे के लिए नासूर हैं। इन 2 चीज़ों को लेकर इंसान की सोच दरमियानी यानी मीडियोकर रेंज में रहनी चाहिए। किसी भी एक्सट्रीम की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। जब तक आप किसी इंसान के साथ कुछ टाइम ना गुजार लें, जब तक आप उसके साथ उठ बैठ ना लें, कोई सफ़र ना कर लें, तब तक आप अपनी राय किसी इंसान के मुतल्लिक कायम मत करें। तो आइए आज हम कुछ ऐसे रूल्स सीखते हैं कि अगर वो रूल सीख कर इम्प्लीमेंट किए जाएं तो हमारे लिए दूसरे इंसानों को समझना आसान हो जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन हमें 18 लॉज देते हैं अपनी बुक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में, और इस वीडियो में आप 6 लॉज सुनेंगे और बाकी के 9 लॉज आप पार्ट 2 में सुनेंगे इंशाअल्लाह। पहला लॉ है द लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी, यानी गैर माकूलियत का कानून। बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो किसी से सुनते हैं कि फ़लाँ स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है तो वो फ़ौरन उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर होता यह है कि अचानक नेक्स्ट डे स्टॉक नीचे जाना शुरू होता है और वो घबरा कर फ़ौरन स्टॉक बेच देते हैं। और इन दोनों सिचुएशंस में वो नुकसान उठाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों डिसीजंस, यानी स्टॉक ख़रीदने का और स्टॉक बेचने का डिसीजन, दोनों के दोनों इर्रेशनल थे। वो उन्होंने सुनी सुनाई बात के ऊपर फ़ौरन से बग़ैर सोचे समझे जज्बात में आकर इन्वेस्ट कर दिया, और जज्बात में आकर ही घबरा कर डर कर फ़ौरन से उसको बेच दिया। हो सकता है कि 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो स्टॉक बहुत ऊपर चले जाता। अगर उन्हें रिसर्च की होती तो वो इसका रैशनल सलूशन निकाल सकते थे और लॉजिकली इम्प्लीमेंट करके सही तौर पर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन ये दोनों डिसीजन लेते हुए इंसान ये समझता है कि वो बहुत ही रैशनल तरीके से डिसीजन लेता है और उसको बहुत कुछ आता है, और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती बहुत सारे मामलात में। लेकिन ऐसा नहीं होता। चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, इल्म चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हालात चेंज हो रहे हैं। तो इन चेंजिंग हालात के अंदर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट सोच कारआमद नहीं रहती। तो यहाँ पर बात स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की नहीं हो रही। यहाँ पे बात सिर्फ ये हो रही है कि खाली न्यूज़ सुनकर उसके ऊपर इर्रेशनल डिसीजंस ले लेना अक्सर नुकसान का बाइस बनता है। इंसान बाय नेचर इर्रेशनल होता है और हम लोग ज़्यादातर लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते हैं, सिर्फ इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं। तो जब आप दूसरे लोगों के बारे में भी यही सोचेंगे कि ज़्यादातर इंसान लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते और ज़्यादातर इमोशनल बहाव में ही बहते हैं, तो शायद आप दूसरे इंसान का रिएक्शन समझने में ज़्यादा बेहतरी ला सकें। लॉ नंबर 2 है द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, यानी खुद परस्ती या खुद पसंदी। रशिया के पुराने प्राइम मिनिस्टर जोसेफ स्टालिन की एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग भी पहली बार जोसेफ स्टालिन से मिलते थे
वो उनकी पर्सनैलिटी में खो जाते थे और बहुत ही चार्मिंग समझते थे उन्हें। और अक्सर लोग उनके बारे में ये ख्याल रखते थे कि जोसेफ स्टालिन बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं और मिलते जुलते हैं। और ये फर्स्ट इम्प्रेशन जोसेफ स्टालिन का लोगों के दिल पर उनके लिए एक अच्छी छाप छोड़ देता था। जो भी जोसेफ स्टालिन से मिलता उसको ऐसा लगता कि जोसेफ स्टालिन उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और बहुत ही ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, इसीलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो जो भी उनसे एक बार मिल लेता था वो बार बार जोसेफ स्टालिन से मिलना चाहता था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जोसेफ स्टालिन की वजह से लाखों लोग रशिया में मारे गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक पॉइंट पर तो उनने अपने तमाम करीबी दोस्तों को भी असैसिनेट करवा दिया था। तो रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से जोसेफ स्टालिन एक कंप्लीट नार्सिसिस्ट थे। इस तरह के लोग ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं के आगे पीछे चल रही है और इनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है और ये अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं। इस तरह के लोग अगर ख़ास तौर पे वो टैलेंटेड हों तो वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, लीडर्स बन सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ बन सकते हैं और बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। लेकिन अक्सर नार्सिसिस्ट का डाउनफॉल भी आ जाता है। और इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं। ये नहीं कि हर बंदा ही नार्सिसिस्ट होता है, लेकिन फिर भी हमें नार्सिसिस्ट लोगों को पहचानना आना चाहिए ताकि उनके शर से बच सकें और उनसे दूर रह सकें। वैसे ह्यूमन नेचर में हर कोई थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट तो होता ही है। इट्स ओके, थोड़ा थोड़ा ईगो भी ठीक होता है, लेकिन ये दोनों खसूसियात, दोनों फैक्टर्स अंडर कंट्रोल होने चाहिए। लॉ नंबर 3 है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, यानी हर इंसान हर वक्त किसी ना किसी का एक रोल प्ले कर रहा होता है। कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक मास्क होता है और जो वो मास्क के मुताबिक एक्टिंग कर रहा होता है। हम बिल्कुल बचपन से ये सीख लेते हैं कि हमारी कौन से एक्सप्रेशन से, हमारे रोने से, हमारे किस तरह बुलाने से हमारे पेरेंट्स हमें अटेंशन देते हैं। इसी तरह स्कूल में टीचर्स किस तरह हमें अटेंशन देंगे, इस तरह दोस्त अहबाब किस तरह हमें अटेंशन देते हैं। फिर काम में आते हैं तो कुलीग्स की अटेंशन, बॉस की अटेंशन, दुनिया की अटेंशन, पॉलिटिक्स में आएंगे तो लोगों की अटेंशन। ये सब कुछ हम सीखते चले जाते हैं और इस अटेंशन के लिए हमारे पास बहुत सारे मास्क होते हैं और सिचुएशन के मुताबिक हम वो मास्क पहन लेते हैं और यही मास्क हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सालों में ये हमारे सब कॉन्शियस में रजिस्टर हो चुके होते हैं। तो अगर आप किसी भी इंसान के मास्क को सच्चाई मान लें तो आप उसकी असल नेचर को नहीं पहचान सकते, क्योंकि मास्क जो है वो सिचुएशन के हिसाब से है और जब वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान का वो मास्क भी उतर जाता है और फिर उसकी असल सामने आती है। उसके लिए आपको उस शख्स के साथ टाइम गुजारना ज़रूरी है। तो ये एबिलिटी आपको गेन करनी होगी कि आप लोगों के मास्क को देखते हुए उसके पीछे के चेहरे को पहचानें कि असल में पीछे कौन है। रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें तो आप उनकी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से जांच सकते हैं। लॉ नंबर 4 द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। इंसान की बचपन की आदतें उसका कैरेक्टर डिफाइन कर देती हैं और ये आदतें बहुत टाइम लेकर डेवलप हुई होती हैं, इसलिए इनको एकदम ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो इनमें बेहतरी लाई जा सकती है। हार्वर्ड ह्यूज एक बहुत ही डरा हुआ और प्यारा सा बच्चा था जिसको उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। हार्वर्ड ह्यूज बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था और हर वक्त खुश रहता था, यानी वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। लेकिन उसकी मदर की डेथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई और उसके चंद ही साल के बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई। पेरेंट्स के जाने के बाद हार्वर्ड ह्यूज के पास उसके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और पैसे ने रातों रात उसका एटीट्यूड बदल दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से रहने लगा और बहुत ज़िद्दी हो गया। उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को कंपनी से निकाल दिया और वो ये सोचने लगा कि उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनना है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसने लॉस एंजलिस में एक फिल्म स्टूडियो शुरू किया और एक पहली मूवी बनाना शुरू की।
मगर इस मूवी को बनाने में जितने भी लोग उसके साथ काम कर रहे थे, कोई भी उससे खुश नहीं था। हर एक को कोई ना कोई हार्वर्ड ह्यूज से कंप्लेन थी। वो कभी किसी की बात नहीं सुनता था, डायरेक्टर्स को डिसीजन नहीं लेने देता था, यहाँ तक कि उसने डायरेक्टर को फायर भी कर दिया और खुद ही मूवी का डायरेक्टर बन गया। ये सब करने के बावजूद भी वो लकी रहा और उसकी मूवी हिट हो गई। और मूवी के हिट होते ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया और ईगो हदें क्रॉस कर गया और सोचने लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। उसने एक एविएशन कंपनी शुरू की और गवर्नमेंट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसको मिल गए और उसका एटीट्यूड वैसा ही रहा और किसी को भी उसके साथ काम करना पसंद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं कर सका और ये डाउनफॉल बढ़ता रहा और एक दिन वो एक एयरप्लेन एक्सीडेंट में मारा गया। ऑटोप्सी से पता चला कि हार्वर्ड ह्यूज बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्ट था, लेकिन वो हर किसी से छुपाया हुआ था। यानी इन शॉर्ट हार्वर्ड ह्यूज का एक बहुत ही बेकार किस्म का कैरेक्टर था। किस्मत उसको लेकर चलती रही और फिर किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि किसी भी इंसान का कैरेक्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप उस इंसान को सही तौर जानना चाहते हैं। इंसान का कैरेक्टर ही उसकी पर्सनैलिटी की ट्रू रिफ्लेक्शन होती है। और ये कैरेक्टर कहाँ से आता है? ये जेनेटिक से आता है, पेरेंट्स की तरफ से, उस माहौल से जिसमें वो पनप रहा होता है, उसका बचपन किस तरह गुजरा होता है, उसकी स्कूलिंग कैसे हुई हुई है, किस मुआशरे में किन दोस्तों के साथ उठा बैठा है, यही इंसान के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। हमारे कैरेक्टर ही की वजह से बहुत सारे ऐसे एक्शंस हम करते हैं जो कंपल्सिव हैं, जो हम शायद पसंद भी ना करते हों लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। यानी अगर एक शख्स धोखा देने वाला है और उसका कैरेक्टर में ये चीज़ शामिल है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए जब आपको धोखा दे वो। आपको अपने ऊपर हैरान होना चाहिए कि आप एक ऐसे कैरेक्टरलेस शख्स के चुंगल में कैसे फंस गए। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लोग जो मर्जी अपना इमेज आपको दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आपने उनके मास्क के पीछे उनका ओरिजिनल कैरेक्टर पहचानना है। यानी अगर एक शख्स बार बार एक ही एक्शन को दोहराता है तो वो डेफिनेटली उसके कैरेक्टर की तरफ से आ रहा है। अगर वो बार बार चोरी ही किए जा रहा है तो उसके कैरेक्टर में ही चोरी करना है। अगर वो शख्स बार बार किसी के ऊपर एहसान करता है तो उसका कैरेक्टर ही एहसान करने वाला है, अच्छा कैरेक्टर है। लॉ नंबर 5 है द लॉ ऑफ कविटसनेस, यानी लालचीपन। यानी हमें दूसरों के डिजायर्स को समझना आना चाहिए। गैब्रियल शनेल एक यंग लड़की थी फ्रांस में, जिसकी वालदा की डेथ बहुत जल्दी हो गई। गैब्रियल के फादर ने उसे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा। 18 साल की एज में गैब्रियल कॉन्वेंट स्कूल छोड़कर बोर्डिंग स्कूल में चली गई, जहां पे गैब्रियल ने सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन बहुत ही जल्दी उसका दिल सिलाई कढ़ाई से भर गया और फिर उसमें एक्टिंग का एक पैशन आ गया। तो बड़ी इंप्रेस होती थी कि स्टेज पे जाके इंसान कैसे अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बदल कर लोगों को दिखा सकता है। और गैब्रियल ने अपना स्टेज नेम रखा कोको और उसने एक्टिंग सिंगिंग में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। लेकिन उसको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये एक्टिंग सिंगिंग उसकी फील्ड नहीं थी। फिर कोको ने ध्यान देना शुरू किया कपड़ों के ऊपर और उसने एक दिन मर्दाना कपड़े पहन के देखे और उसको अच्छा लगा कि मर्दाना कपड़े औरत ने पहने हों तो वो एक डिफरेंट लुक देती है। और उसने अपनी कुछ सहेलियों और जानने वालियों के साथ ये कपड़े शेयर किए तो उन्हें भी बहुत पसंद आने लगे। और कपड़ों का ये स्टाइल उस वक्त औरतों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये एक इनोवेशन थी। इसी तरह कोको का नेटवर्क बढ़ने लगा और डिमांड बढ़ने लगी, तो वो पेरिस चली गई और वहां से उसने अपने कपड़े बेचना शुरू किए। अब जो भी कपड़ा कोको बनाती थी वो एक ट्रेंड बन जाता था और उसके स्टोर में नए नए कस्टमर्स की लाइन लगी ही रहती थी। और यहीं से आगाज हुआ कोको शनेल का, जो कि एक लग्जरी ब्रांड है और आप डेफिनेटली इस ब्रांड के बारे में सुन चुके होंगे, जानते होंगे। शनेल ने ये फोकस किया और जाना कि दूसरी औरतों के डिजायर क्या हैं, उनको कैसा दिखना अच्छा लगता है, और उसी को फोकस करके उसने कोको शनेल एक दुनिया भर का मशहूर और एक्सपेंसिव ब्रांड खड़ा कर दिया। तो लोगों के डिजायर्स को जानकर आप उनको कुछ भी
बेच सकते हैं, किसी भी चीज़ पर कन्विंस कर सकते हैं। लॉ नंबर 6, लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, यानी दूर अंदेशी ना होना। आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे जो हर वक्त कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, यार दुनिया तो बस तबाही होने वाली है, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एक दो न्यूज़ स्टोरीज सुनकर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 बस हुआ ही चाहती है, या इवन ये भी कह देते हैं कि बस दुनिया तो ख़त्म होने ही वाली है। और फिर ऐसे भी लोग देखे होंगे जो हर तरीके के स्कैम में फंसे हुए होते हैं और कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखकर सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। कोई आके उन्हें बोल देता है कि ये टैबलेट खा लो, 1 महीने में तुम्हारा 30 kg वजन कम हो जाएगा, तो वो फौरन वो टैबलेट्स खरीद लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शॉर्ट साइटेडनेस रखते हैं। बस ऐसे शख्स को ये लगता है कि ये चीज़ जो मेरे कानों में पड़ी है, जिसकी आवाज़ ये मुझे चाहिए और अभी चाहिए, और इसी चीज़ का एडवांटेज दूसरे लोग ले लेते हैं, और ऐसे लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये बेसिकली ह्यूमन नेचर की एक बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट है। हम सभी कभी ना कभी शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार होते हैं, इसलिए हमेशा सब्र के साथ लॉन्ग टर्म सोचने की प्लानिंग होनी चाहिए। तो एक दो न्यूज़ सुनकर, एक दो लोगों को सुनकर कोई कंक्लूजन मत बनाया करें जहन में। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हिस्ट्री साइकिल्स को जानना ज़रूरी होता है। तो अगर आप शॉर्ट साइटेडनेस में ही फंसे रहेंगे तो दूसरे लोग आपका बहुत गलत एडवांटेज ले सकते हैं। लॉ नंबर 7, लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, यानी दिफा का कानून। लिंडन जॉनसन का जब से पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ था तो उन्हें एक ही फिक्र थी, और वो ये था कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना था। वो सिर्फ 28 साल की उम्र में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर बन गए, और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो ऑन ट्रैक थे प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंचने के बाद उनका करियर ज़रा स्लो हो गया। ये जगह बहुत बड़ी थी और कॉम्प्लेक्स भी थी, और जॉनसन को ज़्यादा बड़े ग्रुप्स के साथ बातचीत करने में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं थे। उनकी मेन स्ट्रेंथ थी कि लोगों से वन ऑन वन बात करके डील्स बनाना। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो धीरे धीरे मायूस होने लगे और रेस्टलेस होने लगे। फाइनली जब वो 40 साल की उम्र में सेनेट पहुंच गए, तब तक वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बन चुके थे। तो जब वो सेनेट के फ्लोर का पहली बार टूर ले रहे थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जगह काफ़ी छोटी है, और यहाँ वो अपनी स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते थे, जो कि वन ऑन वन लोगों से बातचीत करना और उन्हें कन्विंस करना। लेकिन ये करने के लिए भी वो जानते थे कि उन्हें अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, अपने अंदर से रेस्टलेसनेस को ख़त्म करना होगा। और वो नेचुरली एग्रेसिव थे और लोग जानते थे इसको, इसलिए वो अपनी एग्रेसिवनेस को भी उन्हें ख़त्म करने के बारे में काम करना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे चार्मिंग बनना है और मुझे हर किसी के सामने एक जूनियर की तरह रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव करना है। जॉनसन ने की लीडरशिप पोजीशंस पे रहने वाले बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप की और कभी किसी से कोई फेवर नहीं मांगा, बल्कि इसका उल्टा किया। जहाँ पे जिसको कोई वो फेवर दे सकते थे उन्हें दी, और जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता था लोगों से तो वो डायरेक्टली उनसे बात नहीं करते थे, और वो इनडायरेक्टली लोगों तक अपना व्यू पॉइंट पहुंचा देते थे, और फिर दूसरे लोग जाने अनजाने में उनकी मदद करने लगते थे। यानी वो दूसरे लोगों को ऐसा कन्विंस कर लेते थे कि दूसरे लोग खुद ही सोचने लगते थे कि उन्हें जॉनसन की मदद करनी चाहिए। जॉनसन बहुत ही जल्दी मास्टर ऑफ सेनेट बन गए, और इसी रेस में बढ़ते बढ़ते वो एक दिन यूएसए के प्रेसिडेंट भी बन गए। जॉनसन की सबसे बड़ी स्किल ये थी कि वो दूसरे इंसान पर अटेंशन को डाल देते थे। तो वो लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बाईपास कर देते थे। बचपन से हमारे अंदर एक सेल्फ प्रोटेक्शन का एलिमेंट होता है, और वो हमें यूं फील कराता है कि कोई और तुम्हारे ऊपर ओवरकम नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। और इवेंचुअली ये डिफेंसिवनेस हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है, और हम कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं चाहते जहाँ पे हमें फोर्स किया जा रहा हो या मैनिपुलेट किया जा रहा हो। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी तैयार ही नहीं होते। हम ऐसा फील करना चाहते हैं कि जो भी चॉइस हम ले रहे हैं वो हमारी अपनी चॉइस है, हमें गाइड नहीं किया जा रहा।
اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری پرسنالٹی کو چیلنج کرے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا انسان آئے اور وہ آ کر ہماری زندگی کا نظریہ ہی بدل جائے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے پاس تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. اور کبھی کبھی ہم ان ڈفرینسز کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو شیئر بھی کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی پرسنالٹیز کو شیئر کر لیتے ہیں آسانی سے، کیونکہ وہاں پہ ہم ڈیفینسو نہیں ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ دوسرا شخص ہمیں جج کر رہا ہے. تو اگر آپ نے دوسرے لوگوں کو سمجھنا ہے اور ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو آپ کو ایسی ہی فرینڈشپ کی فیلنگ دوسروں کے اندر پیدا کرنی ہوگی. تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کا انفلوئنس دوسرے لوگوں پر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. لا نمبر 8 ہے the law of self sabotage. یہ لا بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو چینج کرنا ہے تو اپنے رویے کو چینج کیجیے. رابرٹ گرین ایک ایگزامپل سے ہمیں لا آف سیبوٹاج سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ینگ آدمی پیرس جاتا ہے. یہ انٹروورٹڈ انسان ہے اور اس کو فرینچ بھی بولنی نہیں آتی، لیکن فرانس جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے. جب وہ فرانس پہنچ جاتا ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی طرح زیادہ فرینڈلی نہیں ہیں. اس کے لیے دوسرے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اسے ٹورسٹ پلیسز پہ بھی کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتا. دوسری طرف ایک ینگ ایکسٹروورٹڈ لڑکی بھی پیرس جاتی ہے. اسے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ زیادہ فرینڈلی نہیں ہیں، وہ لوگوں کو جیسے وہ ہیں ایسے ہی لیتی ہے اور اس کو فرینچ لینگویج بھی آتی ہے اور کمیونیکیشن اچھی کر کے وہ کہیں پر بھی دوست بنا سکتی ہے. اور مزید وہ اپنی فرینچ لینگویج کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہے اور اس کو ٹورسٹ پلیسز پہ جانا بھی کوئی مشکل نہیں لگتا کیونکہ اسے بھیڑ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دو لوگوں کا ایک ہی شہر کا دو مختلف ایکسپیرینسز کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ کے اپنے رویے آپ کے ماحول کو اچھا یا برا بنا دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے رویے کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس رویے کا ہماری لائف کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہمیں ایک ہیلپ فل رویہ رکھنا چاہیے جو دوسروں کے کام بھی آئے گا اور ہمارے اپنے کام بھی. اپنے رویے کو پازیٹیو رکھنے سے ایک اپ ورڈ اسپائرل بن جاتا ہے اور جس سے ایک کنٹینیوس امپروومنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. لا نمبر 9 ہے the law of repression، یعنی مجبور کرنے کا، فورس کرنے کا قانون. ہمارے کچھ ایموشنز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے چاہیے اور کچھ ایموشنز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں دکھانے چاہیے. دیکھنے کو تو بہت سارے لوگ ہمیں بڑے نارمل اور پولائٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر دبے ہوئے خوفناک پرسنالٹیز ہمیں اپ فرنٹ نظر نہیں آتی. اس دبی ہوئی پرسنالٹی کا کوئی نہ کوئی جھلک مل جاتا ہے جب کوئی بہت زیادہ غصے میں ہو یا جب کوئی بہت زیادہ ایموشنل ہو. اگر ہمیں ایک سٹیبل انسان بننا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اس پرسنالٹی کے شیڈو کو اپنی پرسنالٹی کے باقی ایلیمنٹس کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے ریئل سیلف کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ایک بہت ہی زبردست فارمولہ ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس حد تک اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے لوگوں کے سامنے اور کس حد تک نہیں کرنا. پارٹ 1 میں ہم نے 9 رول سیکھے ہیومن نیچر کے. لا نمبر 1 لا آف ارریشنلٹی، یعنی ہم لاجک سے نہیں سوچتے ہیں. لا آف نارسزم، یعنی ہر کسی میں ٹینڈنسی تو ہوتی ہے اپنے آپ کو ذرا امپورٹنٹ سمجھنے کی، لیکن یہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3 لا آف رول پلینگ، یعنی ہم ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی ایک ماسک پہنے ہوئے ہوتا ہے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ماسک کے پیچھے اصل کیریکٹر کون ہے، کیا ہے. لا 4 لا آف کمپلسیو بیہیویئر، ہمیں انسان کے بیہیویئر کو دیکھ کر اس کے کیریکٹر کو سمجھنا آنا چاہیے. لا 5 لا آف کویٹسنس، ہمیں دوسرے انسان کے ڈیزائر کو سمجھ کر اس کی اٹینشن گریب کرنی چاہیے. لا نمبر 6 لا آف شارٹ سائٹڈنس، اگر آپ شارٹ سائٹڈ سوچیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. لا نمبر 7 لا آف ڈیفینسونیس، ہم کبھی بھی فورسڈ فیل نہیں کرنا چاہتے، ہم ہمیشہ کنٹرول میں فیل کرنا چاہتے ہیں. لا نمبر 8 لا آف سیلف سیبوٹاج، ہمارا ایٹیٹیوڈ یعنی ہمارا رویہ ہماری دنیا اور ہمارے فیوچر کو شیپ کرتا ہے. لا نمبر 9
لا آف ریپریشن، ہم سب لوگوں کی پرسنالٹی کا ایک شیڈو ہوتا ہے جو ہم دبائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان لا آف ہیومن نیچرز کو سمجھیے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجیے، آپ ایک ڈفرینٹ شخصیت بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ابو عبداللہ کو کتاب آواز سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔